जय हिंद दोस्तों। आज एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं हम सीयूईटी की। ये हमारा थर्ड वीडियो है सेक्शन ए, जिसमें हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर कर रहे हैं। चलिए आइए समझते हैं अपने 15 क्वेश्चंस को, जो सीयूईटी के लिए एंट्रेंस एग्जाम में काफी आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, देयर आर 3 मेंबर्स इन अ फैमिली, फादर मदर एंड वन बॉय। एक फैमिली में 3 मेंबर्स है, जिसमें उसने कहा कि एक फादर है और एक मदर है और एक बॉय है। ठीक है, अब फॉर ए फैमिली पिक्चर फादर मदर एंड बॉय स्टैंड अप इन ए लाइन एट रैंडम वेयर। उसने कहा कि तीनों के तीनों को एक ही लाइन में क्या कर दिया गया, खड़े कर दिए गए हैं एक लाइन के अंदर। तो ई जो इवेंट है वो उसने इवेंट आपको बताया कि जो इवेंट है बॉय ऑन वन एंड। उसने कहा जो बॉय ऑन वन एंड, ओके, एंड फादर इन एफ। उसने जो कहा है वो कहा है कि जो फादर है वो इन मिडिल। फादर किस में चाहिए, मिडिल में होने चाहिए। ठीक है, तो अब पहले तो ये देखो इसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा। 3 कैटेगरी है, 3 कैटेगरी से बनाते हैं, समझना पहले बात समझे कि सैंपल स्पेस क्या बनेगा, फिर देखते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट आपसे उसमें पूछी गई है। ठीक है ना, तो चलिए पहले बात समझते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा, फादर मदर और बॉय। मैंने एफ एम बी, एफ को फिक्स किया पहले, अब एम बी को घुमाएंगे, एफ बी और एम, यहां से यहां पर आ गया। ठीक है, अब एक काम करो बी को फिक्स कर लो, बी एफ एम एंड बी एम एफ। अब इसको फिक्स करेंगे आप, आपने फादर को कर लिया, बॉय को कर लिया, मदर को कर लीजिए, मदर एम बी एफ या एम एफ और बी। उम्मीद करता हूं कि इसके अलावा और कोई केसेस बनने की नहीं। ठीक है ना, तो ये आपके पास टोटल कितने केसेस हो गए, आपके पास टोटल हो गए 6 केसेस। कितने केसेस हो गए आपके पास, ये 6। तो जब मदर फादर और बॉय को एक लाइन में स्टैंड अप किया जाता है तो उस कंडीशन में आपके पास सैंपल स्पेस के अंदर जो एलिमेंट्स आ गए वो टोटल कितने आ गए, 6 आ गए। अब आपसे जो पूछ रहा है उसने कहा प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है एफ अपॉन ई की, यानी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, सह प्रतिबंध। ठीक है, यूपी बोर्ड वालों के लिए भी खास चीज है, इनके लिए भी, दोनों के लिए वीडियोस हैं, और यूपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड। लेकिन समझने के लिए चाहिए लैंग्वेज, तो लैंग्वेज को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कंडीशनल ई, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसका पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है ये आपको पता है, जेन्युइन सी बात है, क्योंकि पिछली 2 वीडियोस में प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट को डिस्कस कर चुका हूं। यदि किसी स्टूडेंट ने वो 2 वीडियोस नहीं देखी है तो आप हमारे प्ले स्टोर से जाकर उसे सर्च कर लेंगे, CUT 1 और CUT 2 के नाम से वीडियोस हैं, आप उसमें अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ F इंटरसेक्शन E इज डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब आप बात समझेंगे, आपको क्या है, E मतलब क्या है कि कोई इवेंट हो चुका, जब इसके होने पर आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, F की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है ना, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E, यानी E क्या है, पहले E क्या इवेंट है वो देखते हैं। E का उसने बॉय वन एंड, बॉय ऑन वन एंड, बॉय जो होना चाहिए एक एंड पर होना चाहिए, तो चेक करो कौन कौन से हैं बॉय वन एंड पर, कौन कौन सा है, ये रहा बॉय एक तो वन एंड पे ये रहा, और बॉय एक एंड पे ये रहा आपके पास, राइट। एक एंड जरूर होना चाहिए, बॉय का एक एंड होना चाहिए, एक एंड ये रहा, एक एंड ये रहा, और एक एंड ये रहा, क्योंकि ये भी एंड है और ये भी एक एंड है, तो एक ये रहा। तो टोटल कितने हो गए बॉय, 4 हो गए, जिसपे एक एंड पर क्या है, बॉय है, तो 4 हो गए। अब मेरी बात समझिए, किसी एक के, देखो फादर के गेट करने की प्रोबेबिलिटी समझो कितनी होगी भाई, आपके पास इवेंट ही क्या क्या आ गया, एफ एम बी कॉमा बी एफ एम कॉमा बी एम एफ कॉमा एफ एम एफ बी, ये आ गया आपके पास। ठीक है भाई, अब इसको बात को समझिए आगे की तरफ, देखिए क्या होगा अब इसमें, पहले ये बताइए इसमें एफ फादर के गेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है,
1/3, क्योंकि फादर, मदर और बॉय 3 पर्सन में से फादर को गेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। इस तरह से मदर को फाइंड आउट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/3, बॉय को गेट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/3। टोटल कितने बार आ रहा है 1 2 3 4 into 4, तो आपके पास आ गई 4/3, 3 9 3 27। बात क्लियर होगी तुम्हारी? ओके, अब उसने कंसेप्ट में क्या कहा एफ। अब एफ के बारे में समझो, एफ क्या है? एफ उसने मुझे बताया फादर इन मिडिल, मिडिल में होना चाहिए। फादर किस में चाहिए? मिडिल में होना चाहिए। चलिए फादर को मिडिल में देखते हैं कहां पर है। फादर को हमको कहां देखना है? मिडिल में देखना है। मिडिल देखिए फादर कहां पर है, एक तो ये रहा, और मिडिल में फादर एक ये रहा, दो है मिडिल में, यानी क्या बना बी एफ एम और एम एफ बी, ठीक है ना? ये आ गई आपके पास। अब आप एक बताइए मेरे को, इस केसेस में दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? दोनों में कॉमन निकालना है, ई में और एफ में, दोनों में कॉमन कौन है? ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन कौन है? देखिए बी एफ एम ये रहा और ये रहा, और एम एफ बी एक ये रहा, ये दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, दोनों यही कॉमन आएंगे, बी एफ एम और एम एफ बी। तो एक बात बताइए, जब दोनों यही कॉमन है तो बॉय की गेट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, फादर की गेट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, मदर की गेट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। कितनी बार आ रहा है? 2 बार, तो मल्टीप्लाई बाई 2, तो यानी 2/27। उम्मीद करूंगा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कंडीशनल का कंसेप्ट था, कंडीशन मैंने आपको बताया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई, दोनों के इंटरसेक्शन के गेट करने की प्रोबेबिलिटी आपने यहां से निकाल दी है, कितनी आई है 2/7, ठीक है भाई। और इंटरसेक्शन ई की प्रोबेबिलिटी कितनी गेट की आपने 4/27, 4/27। तो फाइनली 27 से 27 कैंसिल, 2/4 फाइनली गेट हो गया आपके पास 1/। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना? तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा इज द करेक्ट है। तो 1/2 कहीं आ रहा है? यस, ये रहा आपके पास 1/2। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करूंगा कि ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो आपने क्लियर कर लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा समझते हैं बोर्ड की तरफ। क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आपको गिवन किया हुआ उसने, ठीक है ना? आपको क्या कर रखा है, एक मैट्रिक्स उसने गिवन किया हुआ ए 3 - 1, 2 4 5 9 1 3 4, देन द वैल्यू ऑफ 3 a22 - 4 a33। अब इसका मीनिंग समझ लो, एक छोटा सा कंसेप्ट है, देखो क्या क्या चाह रहा है, इसके बारे में समझिए। देखो उसने किसकी वैल्यू पूछी आपसे 3a22, 3a22 - 4a33, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। 22 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड रो ये रही, और उसका सेकंड एलिमेंट कौन है 5, तो 3 into 5 माइनस a33 का मतलब क्या है, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट कितना आ गया 4, 4 into 4, 3 5 से कितने होते हैं आपके पास 15, 4 4 से कितना हो गया 16, कितना आ गया -1, तो -1 का मतलब इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, -1। उम्मीद करता हूं कि सेकंड क्वेश्चन भी आपके क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, आइए से समझते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। सीयूटी में ये हम जो कवर कर रहे हैं, ये हम कवर कर रहे हैं 15 क्वेश्चंस जो कोर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना? करना जरूरी है। देखिए आपके साथ जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं उन्हें भी बताइए आप, क्योंकि उन्हें भी अब इंग्लिश में ही मैथ्स को कवर करना होगा, जो चाहे वो ग्रेजुएशन करें, बीएससी करें, चाहे बीए मैथ्स से करें में भी, ठीक है ना? बहुत सारे फील्ड से जहाँ पे आप मैथ्स लैंग्वेज जो होती है मैथ्स की वो इंग्लिश में ही पढ़नी पड़ती है, ठीक है ना? बेसिकली अपने फ्रेंड सर्कल में इसे थोड़ा वायरल भी कीजिए आप लोग, ठीक है? आगे बढ़ते हैं सीयूटी के लिए। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड पे आ गए। कौन से नंबर पे आ गए? थर्ड पर आ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में
लिखा हुआ है इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, उसने कहा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ए बी और सी, ए की वैल्यू उसने बताई मुझे कितनी है 3,2, बी की वैल्यू कितनी है -1,4 और सी की वैल्यू कितनी है 6, इस पूरे का एरिया उसने मुझे डिफाइन किया है, कितना डिफाइन किया है 7 स्क्वायर यूनिट्स। तो देन पॉसिबल वैल्यू ऑफ के की मुझे पॉसिबल वैल्यू बतानी है, ठीक है। सो सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए जब भी आपको ट्राइंगल का कंसेप्ट पढ़ रहे हो और आप एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हो कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2, क्योंकि वर्टिसेस गिवन होती है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 होल डिटरमिनेंट, और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको उसने गिवन किया है। जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन होता है तो हमेशा ध्यान रखिए उस पर दो साइन लगाते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वो वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और वो वैल्यू माइनस में भी हो सकती है। प्लस माइनस 7 इज इक्वल टू 1/2 x1 y1, किसी को भी वर्टिसेस में x y1 बोल सकते हैं, लेकिन जिसको आप x बोलोगे उसके साथ वालों को आप y बोलेंगे, ये जरूर ध्यान रखें आप। तो x1 y1 यानी 3 2 और उसके बाद -1 4 और उसके बाद 6k एंड 1 1 1। एक्सपेंड कर लीजिए क्योंकि प्रॉपर्टीज आती है तो प्रॉपर्टीज के हेल्प से बहुत जल्दी हो जाएगा, नहीं आती तो कोई बात नहीं, एक्सपेंड कर सकते हैं आप इस कंसेप्ट में। देखिए 7 2 से कितना हो गया 14 प्लस माइनस का 14 इज इक्वल टू, चलिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड कर रहे हैं हम लोग। R1 के अकॉर्डिंग क्या आ गया 3 एज इट इज, दिस साइड 4 1 जा 4 और k, तो 4 माइनस का k और फिर आगे माइनस का 2, दिस साइड माइनस का 1 और माइनस का 6, फिर प्लस 1, दिस साइड माइनस का k माइनस का 24, 6 4 जा 24, ठीक है भाई। अब आप बताइए कितना आ गया प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 3 4 जा 12 माइनस का 3k माइनस, देखिए यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 6 माइनस 7 2 जा प्लस का 14 और माइनस का k माइनस का 24, ठीक है भाई। चलिए बढ़ते हैं आगे कंसेप्ट में। प्लस माइनस 14 इज इक्वल टू 12, देखिए 12 और 14 26 में से 24 गए प्लस के 2 माइनस का 3k माइनस का 1k माइनस का आ गया आपके पास 4k। अब यहाँ दो साइन है पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो दो साइन यूज करेंगे। प्लस 14 इज इक्वल टू 2 माइनस 4k, एक बार नेगेटिव माइनस 14 इज इक्वल टू 2 माइनस का 4k, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इसमें आगे क्या है कंसेप्ट में, बढ़ते हैं। देखिए कितना आ गया आपके पास, टू इस साइड आया तो होगा 12 इज इक्वल टू माइनस का 4k, तो k की वैल्यू एक तो मिल गया आपको -3 और यहाँ पे आपके पास 12 इज टू इस साइड आ गया तो -16 अपॉन -4 इज इक्वल टू k, तो आपके पास 4 4 जा 16, तो k की वैल्यू आ गई 4, तो दो वैल्यूज आ गई है 4 और -3। तो इसे आप अपने ऑप्शन में चेक कर लीजिए कौन सा करेक्ट है, और आई होप दोनों आंसर दे रखे आपको, एक आंसर 4 आ रहा है, एक आंसर आपका -3 आ रहा है। तो पहले k की वैल्यू देखो दोनों ही सेम दे रखे हैं, यहाँ पे चेक कर सकते हैं x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू +4, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, -3, 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। इसका बिहाइंड जो कंसेप्ट था वो एरिया ऑफ ट्राइंगल का था, क्या था मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ वंस अगेन, यहाँ से चेक कर सकते हैं आप लोग। जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना हो, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखिए 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, जब भी एरिया ऑफ ट्राइंगल कहेगा, ठीक है भाई। एक्सपेंड करते हैं इस तरीके से, R1 के अकॉर्डिंग आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए, R1 के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करेंगे 1/2, फर्स्ट एलिमेंट कितना आपके पास यहाँ पे x1, और आप क्या करते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, इसको और इसको हाइड कर दीजिए, जो बचा इसकी प्रोडक्ट इधर और इसकी प्रोडक्ट इधर, तो y2 माइनस y3 ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है। फिर -y2 लेंगे यानी ये वाला एलिमेंट -y2, और फिर क्या करेंगे आप डिसाइड कर देंगे, इस रो को तो परमानेंटली हाइड कर दीजिए, x2 की मल्टीप्लाई 1 से तो x2 माइनस x3, सॉरी यहाँ पे आपने y2 लिया ना, हाँ तो y1 यहाँ पे y1 है, सॉरी ये क्या था यहाँ पे y1, डिसाइड आ गया, डिसाइड तो x2 माइनस x3 और फिर +1 ले लीजिए, डिसाइड तो x2 y3 माइनस x3 y2, ये हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिए जब भी आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी गिवन करे तो आपको दो साइन लेके चलते हैं, प्लस एंड माइनस, ठीक है भाई। और यदि आपको इसमें कॉलिनियर कह देता है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k कहता है, यदि कॉलिनियर कह के आपसे पूछ लेता है क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ k,
तो आप कैसे फाइंड आउट करते? बस आपको कंसेप्ट को समझना था कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है उसको आपको किसके इक्वल रख देते हैं? 0 से। वहां से आप k की वैल्यू इजीली गेट कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए समझते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है आपको x अपॉन x माइनस 1 का विद रिस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करना है। मतलब डिफरेंशियल तो आप लोग इजीली जानते ही हैं, हर कंसेप्ट का डिफरेंशियल आपको इजीली पता है। क्या भाई किसका डिफरेंशियल करना है आपको? y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1 का। एक बार चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन ये तो लिखा था ना x अपॉन x माइनस 1। ठीक है भाई, देखो y इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 1, फर्स्ट अपॉन सेकंड। क्वेश्चन रूल लगा दीजिए। क्वेश्चन रूल में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? dy अपॉन dx। क्वेश्चन रूल क्या कहता है भाई? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ न्यूमरेटर। तो डिफरेंशियल ऑफ x माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है भाई, x के रिस्पेक्ट में क्योंकि आप डिफरेंशियल कर रहे हैं dy अपॉन dx। तो कितना आ गया आपके पास यहाँ पे? x माइनस 1, x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 होता है, ठीक, माइनस x का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में 1 और 1 का कितना हो गया? 0 इज डिवाइडेड बाय कितना आ गया? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस का x है, ये प्लस का x है, कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर बचा आपके पास माइनस का 1 और नीचे आ गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देखते क्या है ऑप्शन में। ऑप्शन में लिखा हुआ है माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये था डिफरेंशियल का जो क्वोशिएंट रूल पे डिपेंड था। ठीक है भाई, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, जाने वाले हैं इंटीग्रल के कंसेप्ट पे। क्या है इंटीग्रल? 0 से पाई बाई 4 sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाई 9 प्लस 16 sin 2x ऑफ dx। मुझे इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल का सॉल्यूशन क्या आएगा आइए समझते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एनसीईआरटी के अंदर भी है क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसका कंसेप्ट समझेंगे। क्या है कंसेप्ट, क्या है तो ध्यान से समझेंगे। 0 से पाई बाई 4 sin x प्लस cos x, इंटीग्रल जो लिखा इसने वो लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 4 sin x प्लस cos x अपॉन 19 प्लस 16 sin 2x, 19 प्लस 16 sin 2x ऑफ dx। अब मुझे इसका इंटीग्रल करना है, पहले बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। देखिए टारगेट क्या है कि नीचे का डिफरेंशियल को ऊपर बनाना होता है। नीचे के डिफरेंशियल को क्या बनाना होता है? ऊपर। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड्स होते हैं। ठीक है ना, समझते हैं इस कंसेप्ट को कैसे करेंगे हम। देखिए 0 से पाई बाई 4 sin x प्लस cos x is divided by 9 plus is 16 as it is sin 2x कैसे लिख लीजिए? 1 plus sin 2x minus 1 सकते हैं आप इस तरह से। एक ऐड कर दिया आपने और एक इसमें सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं इस कंसेप्ट की तरफ। sin x प्लस cos x अपॉन, ठीक, 9, इसमें 16 की मल्टीप्लाई करी 16 और यहां से माइनस कॉमन लेके 1 माइनस कैसे हमने लिख लिया sin 2x। उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर होगी होगी। मैंने कुछ नहीं किया, 16 की मल्टीप्लाई यहाँ पे की तो 16 1 जा 16 और इस दोनों में से माइनस 1 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया? 1 माइनस का sin 2x। 16 कितना हो गया? 25। 0 से पाई बाई 4 sin x प्लस cos x इज डिवाइडेड बाई 25 माइनस 1 माइनस साइन 2x। याद कीजिए जब भी 1 माइनस साइन 2x होता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? 1 माइनस साइन 2x का cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं इसे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। डायरेक्ट आपको ये आइडेंटिटी पता होनी चाहिए 1 माइनस साइन 2x की, काफी बार करी भी होंगी आपने आइडेंटिटी। ये फॉर्मूला किसका होता है? sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर ऑफ dx। अब आप देखिए नीचे का डिफरेंशियल कहां लिखा हुआ है? ऊपर है नहीं है? नहीं है, दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, अब दिख जाएगा। पुट sin x माइनस cos x को आपने पुट कर दिया t। sin x का डिफरेंशियल cos x का कितना भाई? sin x ऑफ dx कितना? dt। उम्मीद करूं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो नीचे का डिफरेंशियल कहां मिल गया आपको? ऊपर मिल गया, लेकिन साथ में
जब भी सब्स्टिट्यूशन का आपको याद होगा कंसेप्ट कि जब भी हम पढ़ा करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन में यदि पुटिंग सिस्टम आता है तो पुटिंग सिस्टम के केस में आप क्या करते थे, यदि आप पुट करते थे और लिमिट का कंसेप्ट हो, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल इसको आप बोलते हैं, तो डेफिनेट इंटीग्रल में यदि पुटिंग सिस्टम करते थे तो हमेशा लिमिट भी क्या होती थी, चेंज। क्यों होती थी, इसका रीजन समझिए। पूरा क्वेश्चन एक्स की फॉर्म में, यानी किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करना है, एक्स की, तो लिमिट भी किसकी है, यहाँ पर एक्स की लिमिट है। अब आपने किस में कन्वर्ट कर लिया फंक्शन को, टी में कन्वर्ट कर लिया, तो लिमिट भी किसकी होनी चाहिए, टी की होनी चाहिए। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो भाई इसलिए यहाँ पे क्या करेगा, इफ एक्स कितना है यहाँ पे 0, लोअर लिमिट है 0, एक्स 0 यहां रख दे, एक्स की जगह 0, साइन 0 0, cos 0 का मान 1, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इफ एक्स इक्वल टू π/4, ये लिखा π/4, तो बता भाई टी इक्वल टू, यहां लिखा sin π/4 1/√2, cos π/4 1/√2, 1/√2 में से 1/√2 माइनस 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0। फाइनली लोअर लिमिट पे, क्योंकि ये तो है लोअर और ये है अपर, तो लोअर पे क्या मिली, लोअर लिमिट कितनी मिली, -1, अपर पे कितनी मिली, 0 आ गई, -1 से कितना आ गया आपके पास, 0, ऊपर कितना हो गया dt, और नीचे आ गया आपके पास 25 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। और ये एक आइडेंटिटी होती है, यदि आपको पता हो, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 से 0 dt 5 का स्क्वायर माइनस टी का स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको पता होना चाहिए, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2a log mod of a प्लस एक्स, यानी 5 प्लस टी अपॉन 5 माइनस टी, a माइनस एक्स, और इस पूरे पे लिमिट कितनी हो गई आपके पास, -1 to 0। उम्मीद करो ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। चलिए बढ़ते हैं, 1/2 5 is 10 log, अपर लिमिट रख रहा हूं मैं, अब 0 रख रहा हूं, तो ये बन गया log 5 अपॉन में 5, तो ये आपने टी की रिप्लेस पे 0 रखी, फिर आपने रखी लोअर लिमिट, माइनस लगा गया, लोअर लिमिट 5 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1, आपके पास कितना आ गया यहाँ पर 1/10 log 1 log 5 माइनस 1 log 4 4/6, 4 अपॉन कितना आ गया 6, 2 2 जा 2 3 जा, तो log 2 अपॉन कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया आपके पास, कितना आ गया भाई यहाँ पे 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, क्योंकि आपने लोअर लिमिट अपर लिमिट लिखी ना यहाँ पे, टी के रिप्लेस में -1 रखा तो 5 माइनस 1 कितना रह गया 4, टी के रिप्लेस में तुमने -1 रखा, कितना आ गया 5 प्लस 1, तो 5 माइनस 1 4, 4/6 2/3, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो फाइनली आपके पास है -1/10 log 2/3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/10 log 3/2। अब इस तरह का एक बार ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, क्या इस तरह का आंसर आ रहा है क्या, 1/10 log 3/2 कैसे हुआ, ये माइनस जो है ना ये यहाँ चला गया, और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को क्या बना दिया उसने डिनोमिनेटर, याद होगी ना आपकी प्रॉपर्टी, यदि log a की पावर m है तो आप क्या लिख सकते हैं, m log a, यदि पावर साइड में है तो उसे ऊपर भी तो बना सकते हैं आप, और जब ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, भाई किसी की पावर -1 तो क्या लिखा जाता है log 1/a, तो लिखा जाता है। आई बात समझ में नहीं आई, क्लियर होगी बात है। तो इस तरह का आंसर चेक कर लेते हैं कि 1/10 log 3/2, 1/10 log 3/2, ओके। अब इसमें देखो आंसर कैसे कैसे फॉर्म में दिया है, C 1/20 log 3, A में दिया log 2, B में दिया 1/20 log 2, और C में दिया 1/20 log 3, और D में दिया log 5। हमारा क्या आंसर आ रहा है, हमारा आंसर चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर है 1/10 log 3/2 की फॉर्म में आ रहा है, कौन सी फॉर्म में आ रहा है, log 3/2 की फॉर्म में। तो हमें उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग इसे मैच कराना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो आंसर जा रहे हैं सारे के सारे, यदि आप ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में देखें तो सब में क्या आ रहा है, log 2 आ रहा है, log 2 आ रहा है, log 3 आ रहा है, log 5 आ रहा है, तो इसमें से तो हमारा कोई भी आंसर मैच नहीं होता है, ऐसा आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको मैच होगा आंसर। तो देखिए बच्चों, हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा था, log 1/10 log 3/2, ठीक है। तो प्रीवियस वाले में ऑप्शंस नहीं दे रहा है, ठीक है ना, बाकी इससे हमारा मैच नहीं हो पा रहा है, तो यानी ऐसे कोई पैनिक होने वाली बात नहीं, कभी कभार हो जाता है कि कोटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंजेस आ जाते हैं, तो एक बार आप एक काम करना, वैसे ठीक है ये कंसेप्ट, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा है, हमें तो अकॉर्डिंग टू आंसर मैच कराना होता है, एक बार एक काम कर लेना, पुट करके देखना, वैसे ठीक है ऑप्शन में इस तरह का आंसर देना चाहिए था इसको, ठीक है ना, लेकिन इस तरह से आंसर नहीं दिया, तो लेकिन आप एक काम कर सकते हैं,
क्या कि जो हमने सिस्टम में ये बनाया है sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, आप इसको ऐसे बना सकते हैं cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर से भी आप इसे एक बार ट्राई करके देखना। फाइनली मुझे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका आंसर 1/10 log 3/2 ही आपका आंसर जाएगा। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, बस चेक कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट स्लाइड के साथ आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड क्या है। क्वेश्चन नंबर ये हमारे हैं 10, ठीक है ना। अब इसको समझेंगे आप क्या है 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, आई होप आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा हुआ है उसने, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 की रिक्वायरमेंट क्या है, ये एरिया एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल का क्वेश्चन है। समझते क्या कहना चाह रहा है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू, उसने आपको क्या गिवन किया है x स्क्वायर एंड द लाइन y इक्वल टू 4, और लाइन इक्वल टू क्या दे दिया इसने 4। कोई भी कर्व है समझिए y इक्वल टू x स्क्वायर का कर्व, समझिए x स्क्वायर इसका मतलब क्या हो गया y, और ये कौन सा कर्व है, ये कर्व है अपवर्डेड पैराबोला। कौन सा कर्व है, अपवर्डेड पैराबोला, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई कौन सा कर्व होता है, अपवर्डेड पैराबोला होता है। अपवर्डेड पैराबोला है तो यानी आपको कैसे बनाना पड़ेगा इसका फिगर, ये रहता है जिसका वर्टेक्स कितना होता है, ऑरिजिन होता है। वर्टेक्स ये इसका, ये इसका क्या आपके पास वर्टेक्स है, इसका कोऑर्डिनेट कितने 0,0 है, ठीक है। ये अपवर्डेड पैराबोला है और साथ में उसने क्या लिखा, एक लाइन है, जिस लाइन के बारे में उसने बताया y इज इक्वल टू 4। लाइन क्या होता है इसने, y इज इक्वल टू 4, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 4, सपोज दैट ये लाइन आपने ड्रॉ कर दी, दिस इज y इज इक्वल टू 4। कौन सी लाइन होगी, y इज इक्वल टू 4। तो इसके अकॉर्डिंग जो रीजन सेलेक्ट हुआ है उसका आपको एरिया बताना है। वो रीजन तो आपको यहाँ भी दिख रहा होगा, ये भी सिलेक्ट हुआ है, ये भी सिलेक्ट हुआ है। आपको क्या करना होता है ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस में, आपको इस टाइप के क्वेश्चन में केवल एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रॉ करनी होती है। क्या ड्रॉ करनी होती है, एलिमेंट्री स्ट्रिप। आपने क्या किया, इसमें एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रॉ कर दी इस तरह से, और आप इस पार्ट का एरिया निकाल लीजिए, और इस पार्ट का यदि आप एरिया निकाल देंगे, उसको ट्वाइस कर देंगे, तो ये वाला पार्ट का एरिया आपको फाइनली गेट हो जाएगा। एम आई राइट। यदि आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। तो कंसेप्ट में ये चीजें बात आ गई, आपको क्लियर हो गई होगी। तो लिमिट देखिए, आपको फाइनली आपको पता है कि यहां से यहां तक हम जा रहे हैं, ठीक है। आपके पास एक लाइन गिवन है भाई, या तो से आप y के अकॉर्डिंग बाउंडेड कर लो, चाहे से आप x के अकॉर्डिंग बाउंड कर लीजिए, वो एज योर चॉइस है, ठीक है। मैंने x के अकॉर्डिंग बाउंड कर लिया इसको, यहाँ पे इसको कट कर रहा है ना, तो इतना पता होना चाहिए क्योंकि लाइन y इक्वल टू 4 है और एक उसने दिया x इक्वल टू y, तो आपके पास ये पॉइंट पता होना चाहिए क्योंकि आपने बाउंड किसके अकॉर्डिंग किया, x के अकॉर्डिंग बाउंड किया। तो लाइन और कर्व जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करने जरूरी हो जाते हैं, ठीक है ना। वो इसके अकॉर्डिंग, वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है। इसके अकॉर्डिंग करते हैं आप, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करते हैं, जरूरी नहीं होते। कभी कभी आप जरूरी भी नहीं समझते कि आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करें, आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस आप उसको फाइनली गेट कर लेते हैं। वो तो आपको देखना होता है कि आप किस कंसेप्ट को लेकर फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना। तो इस चीज को यूज किया, y की जगह यहाँ पे 4 रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, आप मिड x की वैल्यू प्लस माइनस 2, तो यहाँ पे यानी प्लस के 2 है और यहाँ पे क्या है माइनस के 2 है। तो आपको तो बस लिमिट कहां से लगाते हैं, लिमिट 0 से 2, आपने x की लिमिट ली है 0 से 2, ठीक है। तो फंक्शन किसका होना चाहिए, x के फॉर्म में चाहिए y इंटू डी एक्स। तो एरिया तो तुम्हें पता ही है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, तो x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2, तो एक y की वैल्यू कितनी है आपके पास, x स्क्वायर ऑफ dx। ये आया एक पार्ट का एरिया, किसका निकाला आपने, एक पार्ट का एरिया, यानी इस वाले का। आपको इसका भी निकालना, दिस कर्व इज ए सिमेट्रिक कर्व। कौन सा कर्व है, सिमेट्रिक कर्व है। तो बस सिमेट्रिक कर्व करने के लिए आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो समझिए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट कितनी होगी भाई 0 से 2 हो गई। तो आप रख दीजिए इस वैल्यूज को, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 की पावर क्यूब यानी 8 अपॉन 3 माइनस अपर लिमिट रख के 0, तो 8 2 जा हो गया 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। कहीं पर लिखा हुआ है, यस 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया है। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 16 अपॉन 3 स्क्वायर यूनिट्स। उम्मीद करूंगा कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यार, बहुत सारी बातें इसमें करने के लिए आपके पास पैराबोला जो कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए। जो पैराबोला होते हैं ज्यादातर
ये जो कर्व होता है, बहुत सारे कर्व जो सिमेट्रिक होते हैं, लेकिन हम फिलहाल में पैराबोला के बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। पैराबोला वाले केस में आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, वो क्या कि जब भी पैराबोला इस तरह की फॉर्म आता है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसकी फॉर्म इस तरह से होती है। और जब भी आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ax टाइप का आता है तो उसकी फॉर्म ये होती है भाई, मतलब ओरिजिन से ही जाएगा, ओरिजिन से, ठीक है। यानी जितने भी पैराबोला बनाऊंगा उन सबके वर्टेक्स ओरिजिन होते हैं, सबके वर्टेक्स क्या होते हैं, ओरिजिन होते हैं। इसे हम बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला, और जिस साइड बनता है इसे बोलते हैं हम लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। और एक पैराबोला ये होता है x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये होता है अपवर्डेड पैराबोला जिसका वर्टेक्स ओरिजिन होता है। एक होता है x स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay, यानी ये वाला पैराबोला, ठीक है। ये माइनस वाला होता है, ये प्लस वाला होता है, इसे अपवर्डेड पैराबोला, इसे डाउनवर्डेड पैराबोला। लेकिन सबके वर्टेक्स ध्यान रखना ओरिजिन होते हैं। क्या होते हैं भाई, ओरिजिन होते हैं। उम्मीद करता हूं इसका कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट अपनी स्लाइड, जो हमारी स्लाइड पर काम कर रहे थे हम लोग उस पर काम करते हैं। तो ये आपको जो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल का कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखो दोस्तों, चीजें समझनी है, बेसिक से उठा रहा हूं, ठीक है। और उम्मीद करूंगा आपको बातें मेरी समझ में आ रही होंगी। कहीं डाउट्स, कोई परेशानी है तो आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मोटिवेशन आपका मुझे लाइक से मिलेगा और सब्सक्राइब से मिलेगा, शेयर से मिलेगा, तो प्लीज करते रहिए, ठीक है ना। और कुछ यदि सजेशन देना चाहते हैं तो आप सजेशन भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। यार देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू 2x। अब उसने कहा y इक्वल टू 2x, एक उसने लाइन दे दिया आपको, ठीक है जी। एंड द y एक्सिस के अकॉर्डिंग इस एरिया को बाउंड करना है आपको। द लाइन y इक्वल टू 3, एक लाइन दे दी उसने y इक्वल टू 3, और इस गिवन कर्व को किसके अकॉर्डिंग बाउंड करना है, y एक्सिस के अकॉर्डिंग बाउंड करना है, ठीक है। कर देते हैं बाउंड। जब भी लाइन y इक्वल टू 2x इस टाइप की कोई लाइन आती है, ये हमेशा ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। y इक्वल टू mx वाली लाइन होती है, कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू mx टाइप की एक लाइन होती है, ठीक है भाई। और ये लाइन हमेशा कहां से पासिंग थ्रू होती है, ओरिजिन से पासिंग थ्रू होती है। कहां से पासिंग थ्रू होती है, ओरिजिन से होती है, ठीक है भाई। चलो देखिए अब क्या कह रहा है, देखो दोस्त, इस लाइन को आपने पासिंग थ्रू किससे करा दिया, ओरिजिन से। ये लाइन होगी आपके पास y इक्वल टू 2x, ठीक है। अब आपको उसने लिखा y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3 सपोज दैट 3 यहां पर है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ कर y इक्वल टू, तो बस आपको जो एरिया बाउंडेड करना है वो आपने एरिया ये वाला बाउंडेड करना है। आपने कौन सा एरिया बाउंडेड करना है, ये वाला एरिया। ये वाला एरिया आपके पास आ गया है, तो आपको ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है। और इसको करने के लिए आपको एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रॉ करनी पड़ेगी, और एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रॉ आपने ये करनी। मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट्री स्ट्रिप ड्रॉ करिए जो y एक्सिस के अकॉर्डिंग से बाउंड करनी है आपको, ठीक है। तो भाई ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट है 0 और यहाँ तक पॉइंट है 3, तो आपको तो y की लिमिट पता है, कितनी है लिमिट y की, आपको तो y की लिमिट पता है, 0 से कितनी जा रही है, 3 जा रही है। y की लिमिट कितनी जा रही है, 0 से 3 जा रही है। तो बस 0 से 3 एरिया क्या होता है भाई, यहाँ पे जो एरिया निकलेगा, समझो ये जो विड्थ हो गई ये तो होगी dx की, ठीक है। और लेंथ कितनी होगी, y की होगी, तो y इंटू dx हो गया यहाँ पे, y इंटू सॉरी dy हो गया। इसकी जो विड्थ हो गई वो dy की हो गई, यहाँ पे किसकी हो गई भाई, dy की हो गई है, ये dy हो गया, और ये x हो गया आपके पास। तो जो लिमिट आई है आपके पास वो 0 से कितनी आ गई है, x इंटू dy, x इंटू dy, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब x कितना है तुम्हारे पास, यहाँ से बताइए x कितना आ रहा है, यहाँ से y अपॉन 2, 1/2 बाहर आ गया। लिमिट है ये y की भाई, ये लिमिट किसकी, y की। तो 0 से 3 और इंटू y ऑफ dy। y का इंटीग्रल कितना होता है, y का इंटीग्रल होता है y स्क्वायर अपॉन 2, और लिमिट हो गई 0 से 3, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 2 2 हो गया 4, तो 9 अपॉन कितना आ गया भाई, 4 स्क्वायर यूनिट्स। है क्या कहीं ऑप्शन में, यस 9 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग एरिया निकलेगा। तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपके पास, आंसर आता है 9 अपॉन 4 स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज रिक्वायर्ड योर आंसर। उम्मीद करूंगा ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होंगी मेरी, ठीक है। तो इस तरह से आपने फाइनली कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट हो चुके हमारे 11 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए, देखिए, ठीक है। तो ये इसका मतलब एक लेवल है, सेक्शन ए का लेवल है, ठीक है ना। और बढ़िया बढ़िया लेवल लेकर आऊंगा सेक्शन ए की। आज तीसरी वीडियोस हमने अपलोड करी है, ठीक है। तो साथ में इसके साथ और एक बढ़िया बढ़िया लेवल के साथ करने, मुझे आपको कम से कम सेक्शन ए की 10 से 12 वीडियोस मैंने आपसे कमिटमेंट कर रखी है, तो मैं प्रॉपर कराऊंगा आपको सेक्शन ए की।
क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कोरिंग लेवल है जिसमें कि हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का है और एक यानी 5 क्वेश्चन जब तुम्हारे गलत होंगे तब जाके पूरा का पूरा एक 5 मार्क्स खत्म होंगे, यानी एक क्वेश्चन गलत होने पर 1 मार्क्स डिडक्ट होगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपके पास एक बहुत ही एक प्लस पॉइंट, एक मोटिवेशन है, ठीक है, जिसमें आपको सेक्शन ए बहुत अच्छे से पहले कवर करना है। उसके बाद हम तैयारी करेंगे, सेक्शन बी की तरफ मूव करेंगे जो कोर मैथमेटिक्स वालों के लिए बेसिकली पढ़ाया जाएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए भी हम बात करेंगे, उसके लिए भी हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन कोर वाले ध्यान रखिए इस चीज का, कोर वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी साइंस साइड ग्रुप के जो बच्चे होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, लिख दो, देखो यार आपको लिखा क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको उसने कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन की हुई है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन की x d2y x d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है ये बताइए, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, उस हाईएस्ट ऑर्डर कितना हो गया 2 हो गया, ऑर्डर हो गया 2 क्योंकि y का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में कितनी बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, हाईएस्ट तो 2 बार ही हो रहा है ना, तो ये तो हो गया ऑर्डर 2। और हाईएस्ट ऑर्डर की पावर उसकी डिग्री होती है, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, इसकी पावर कितनी आ रही है 2। इन दोनों की क्या पूछी उसने आपसे, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर एंड डिग्री, इन दोनों की प्रोडक्ट कर दो, कितना आ गया भाई, रिक्वायर्ड योर आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। जल्दीबाजी में हम ऑर्डर डिग्री में गलतियां कर जाते हैं कि उसने ऑर्डर पूछा है बस, प्रोडक्ट ऑफ ये कंसेप्ट को पढ़ ही नहीं पाते, तो इसलिए ध्यान से समझें कि लैंग्वेज क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो कह रहा है कि ऑर्डर और डिग्री की जो मल्टीप्लाई आएगी उसका आंसर बताना है आपको, ऑर्डर और डिग्री की। भुज और कोटि के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, घात और कोटि चलती है इसमें, सॉरी क्या चलती है, घात और कोटि, यूपी बोर्ड वाले बच्चे, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसे तो आप ध्यान भी रखें एज इट इज। क्या कहना चाह रहा है कि कोई फंक्शन है सच दैट रियल से रियल पे बन रही है इमेज, रियल से रियल पे, by fx is equal to 1 upon x for all x belongs to R then f is, यानी एक फंक्शन दिया उसने fx is equal to 1 upon x, जहां कह रहा है कि for all x belongs to कितना है, रियल नंबर है, तो पूछा कि बताओ ये फंक्शन कैसा है, 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, f is not defined है। देखो भाई सिंपल सी बात है, रियल नंबर है बनना है तो दिस इमेज इज 1 1 भी होती है और ये ऑन टू भी होता है, ये फंक्शन इज बाइजेक्टिव होता है। कैसा होता है फंक्शन, ये बाइजेक्टिव होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट होता है। अब ये कैसे होता है इसकी पहले बात समझेंगे, ध्यान से समझो, पहले कंसेप्ट को थोड़ा ध्यान देंगे, पहले 1 1 के बारे में पता होना चाहिए। 1 1 फंक्शन क्या है, 1 1 फंक्शन क्या कहता है, यदि भाई आपके पास दो एलिमेंट है x1 और x2 जो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर में, किससे बिलोंग करते हैं, रियल नंबर में, तो इन दो एलिमेंटों की fx1 और fx2, यदि दो एलिमेंटों की मैं इमेज इक्वल लेकर चलूं दोस्त, क्या लेकर चलो, दो एलिमेंटों की इमेज इक्वल लेकर चलूं, तो आपको करना क्या होता है, उनके एलिमेंटों को इक्वल दिखाना होता है। आपने क्या किया, दो एलिमेंटों की इमेज इक्वल लेकर चले और आपने क्या दिखा दिया कि वे दो एलिमेंट आपस में कैसे हैं, इक्वल है, दो एलिमेंट कैसे हैं आपस में, वे इक्वल है। उम्मीद करूंगा ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। ये तो है 1 1 का केस, किसका केस होता है 1 1। दूसरी बात भी समझ ले 1 1 के बारे में, कौन सी, डायग्राम मेथड से 1 to 1 यूनिक इमेज होनी चाहिए, कौन सी इमेज होनी चाहिए, यूनिक इमेज, 1 to 1 बननी चाहिए इमेज, यानी एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए, एक एलिमेंट की एक इमेज, 1 2 3 x y z, तो 1 की x से, 2 की y से, 3 से z से, इट इज कॉल्ड 1 1। क्या बोला जाएगा, ये 1 1 फंक्शन बोला। उम्मीद करता हूँ ये बात क्लियर होगी। ऑन टू के लिए बस एक कहानी याद रखिए, ऑन टू के लिए आपको क्या होता है कि y इक्वल टू ऑफ fx लेके चलते हैं और सॉल्व करते हैं x इक्वल टू gy, क्या सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू gy, यानी आपका टारगेट क्या होता है, y की वैल्यू को आप पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ x में और टारगेट होता है x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y में फाइनली गेट करना, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, उस फंक्शन की आप रेंज निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं आप, रेंज किसकी, इस वाले फंक्शन की, जब आप x की वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ y में फाइंड आउट कर लेंगे, इसकी आप क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज। रेंज निकालने के बाद आप ये चेक कर लेंगे क्या जो रेंज है वो कोडोमेन के इक्वल है क्या, यदि रेंज कोडोमेन के इक्वल है तो दैट्स गिवन फंक्शन इज ए
ऑन टू फंक्शन। क्या बोला जाएगा फंक्शन वो? ऑन टू बोला जाएगा। तो ये ख्याल था इसका सारा इस कंसेप्ट में कि यहाँ ये जो क्वेश्चन होता है, ये 1/x वाला जो फंक्शन होता है बेसिकली रेसिप्रोकल फंक्शन होता है। ऑन रियल टू रियल पर ये फंक्शन 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है। दिस फंक्शन इज ए बाइजेक्टिव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उम्मीद करो ये जो क्वेश्चन का कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं यार। आगे क्या लिख रहा है उस बारे में ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास प्रोबेबिलिटी का आ गया। इसका आ गया प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी क्या कह रही है ध्यान दीजिए। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स बाय टू कैंडिडेट्स आर गिवन बाय 1/12 एंड 1/13। एक प्रॉब्लम दी गई है दो कैंडिडेटों को, सॉल्व करने की उनकी प्रोबेबिलिटी बताई है उसने 1/12 एंड 1/13। दो कैंडिडेट के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी आपको बता दी 1/12 और 1/13। दो कैंडिडेट मान लीजिए ए और बी है या E1 और E2 है। मान लीजिए E1 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/12, ठीक है, और E2 के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/13। भाई यही तो हो सकती है, या तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। यदि प्रॉब्लम सॉल्व होने की 1/12 1/13 है तो न होने की क्या होगी, एक में से माइनस कर दो, न होने की पता लग जाएगी 1 - 1/12 कितना आ जाएगा भाई 11/12। न होने की निकाल दो, ध्यान रखना, तो एक में से माइनस कर देते न होने, ठीक। 1 - 1/13, 13 - 1 कितना 12। उम्मीद करो इतनी बात, क्योंकि प्रॉब्लम के दो, भाई एक बात समझो ना, दो पहलू बन गए, या तो सॉल्व होगी या सॉल्व नहीं होगी। सॉल्व होने की दे दी और सॉल्व ना हो, क्यों ना हुई तो इसके लिए क्या करेगा, 1 में से माइनस ही तो करेगा, तो 1 में से माइनस कर दे, सॉल्व न होने की कंडीशन निकल जाएगी। आगे क्या कह रहा है भाई, बोथ द कैंडिडेट्स सॉल्व द प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली। जब दोनों कैंडिडेट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते तो वो इंडिपेंडेंट है, यानी किसी के द्वारा किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट है, डू नॉट अफेक्टेड, कोई किसी पर कोई फर्क नहीं डाल देगा। द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम, the probability that exactly one of them solve the problem। exactly one of them यानी उनमें से कोई एक इस प्रॉब्लम को क्या कर रहा होगा, सॉल्व कर रहा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। उनमें से किसी एक के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, उनमें से किसी एक के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी, समझो। तो या तो ऐसा हो रहा होगी प्रोबेबिलिटी ए ने सॉल्व करी होगी उस प्रॉब्लम को, ए ने सॉल्व करी, बी सॉल्व नहीं कर पाया होगा, या आगे तो मतलब और आगे तो पॉजिटिव, या ऐसा होगा कि बी ने सॉल्व कर दी होगी तो ए पे सॉल्व हुई होगी। एग्जैक्टली किसी एक पे तो सॉल्व हुई है ना प्रॉब्लम, एग्जैक्टली किसी एक पर। केस कैसा है, दोनों इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है। कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है तो आपको पता है इंडिपेंडेंट का केस क्या होता है, एज इट इज मल्टीप्लाई में करके लिख देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। बताओ भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ए मतलब दो इवेंट हुए ना, ये तो फॉर्मूला था आपके पास। ए मतलब है ये भाई ये वाला, बी मतलब है ये, ठीक है ना। तो बताओ ए के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, बी के सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 12/13, बी के सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी 1/13, ए के सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी 11/12। तो कुल मिलाकर 12 और 11 ये हो गया आपके पास 23 अपॉन में 12 इंटू 13। तो कैलकुलेट कर लीजिए, 23 देख लीजिए ऑप्शन में कहीं आ रहा हो, 23 आ रहा है, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, 23/156, 23/156। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, यानी इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट था वो आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर था, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। ध्यान रखना लेकिन इंडिपेंडेंट का केस है, और इंडिपेंडेंट क्या कहता है इस चीज को समझ लो। जब भी दो इवेंट आपस में इंडिपेंडेंट है तो आप उसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखते हैं, कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी इवेंट को ये कर लो चाहे ये कर लो, एक दूसरे को कोई फर्क नहीं डालते, तो बोलते हैं आप लोग इंडिपेंडेंट इवेंट। उम्मीद करूंगा ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। यदि आपने यार यहाँ तक मुझे संभाल ही लिया, यहाँ तक आप वीडियो देख चुके हो, तो लाइक तो बनता है यार, लाइक बनता है, शेयर भी बनता है, तो फिर सब्सक्राइब भी बनता होगा, कर दो यार, ठीक है ना। आपको यदि मेहनत पसंद आ रही हो हमारी, नहीं पसंद आई तो कोई बात ही नहीं है, फिर भी कर दो, ठीक है ना, फिर भी कर दो यार, नहीं पसंद आ रही है तो।
मजाक कर रहे हैं यार, ऐसे थोड़ी होगा। पसंद आएगी आपको वीडियोस, है ना? तो पसंद आएगी तो करो यार, अपने दोस्तों को भी बताओ और इसको शेयर करो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, इस द लास्ट क्वेश्चन है 15। इस सेट का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। क्वेश्चन क्या लिखा है? y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर a माइनस बी प्लस एक्स की पावर c माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस सी एंड प्लस एक्स की पावर a माइनस सी प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर b माइनस ए प्लस एक्स की पावर c माइनस ए। फाइंड आउट करना है यार dy अपॉन dx को। किसको फाइंड आउट करना है? dy अपॉन dx को। तो सिंपल यार, इसका डिफरेंशिएट करना है। इतना बड़ा फंक्शन लिखा हुआ है तो दिमाग क्लिक करना, पहले तो देखते साथ छोड़ने और जी करेगा कि टाइम कंजप्शन वाला क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा खाएगा मेरा, है ना? और टाइम जब खाएगा तो सीधी सी बात है उसका कोई सॉल्यूशन दिखने का नहीं, और टाइम ले जाएगा, कुछ नहीं होता। जब भी इस तरह की क्वेश्चन में साइक्लिक कंडीशन होती है, साइक्लिक कंडीशन मतलब समझो क्या है। देखिए इसमें ए बी और सी बी आ गया, ठीक है, फिर बी सी, फिर ए सी आ गया, बी ए और सी ए आ गया, यानी जो ए बी सी थे तीनों ही आ रहे हैं। समझ रहे हो क्या आ रहे हैं? तीनों आ रहे हैं। यहाँ ध्यान से समझिए, ए बी और सी। यहाँ देखिए पहले वाले में बी इसमें से भी माइनस है, इसमें से माइनस, दूसरे वाले में सी इसमें भी माइनस हो रहा है, इससे भी माइनस हो रहा है, तीसरे वाले में ए इससे भी माइनस हो रहा है, इससे भी। तो साइक्लिक बनने नहीं बनती कंडीशन। जब भी इस तरह की साइक्लिक कंडीशन बनेगी हमेशा ध्यान रखना उसकी वैल्यू 1 आएगी। उसकी वैल्यू क्या आएगी? 1। और 1 का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1 का डिफरेंशिएट 0 होता है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कितना आ गया यार? ऑप्शन नंबर करेक्ट। जब भी साइक्लिक कंडीशन बनती है, ठीक है। चलो सब डिटेल में देख लो, इसे डिटेल में समझ लेते हैं। ध्यान से समझो भाई, डिटेल में कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। देखिए यार डिटेल में ये है कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसमें जो x की पावर a माइनस बी दिख रही होगी आपको लिखी हुई, उसको मैंने पावर को ब्रेक कर दिया। उसको ऐसे लिख दिया x की पावर a अपॉन x की पावर b प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर b। सब पावरों को ब्रेक कर लिया, जो माइनस पावर थी उसे नीचे ले आया। 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर c प्लस x की पावर a अपॉन x की पावर c प्लस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर b अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर c अपॉन x की पावर। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए तो y इज इक्वल टू कितना हो गया अब आपके पास? अब आपके पास हो गया है y इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे तो x की पावर b ऊपर चला जाएगा, अब अपॉन में आ जाएगा x की पावर b, x की पावर a, x की पावर c। नीचे एलसीएम लेंगे ऊपर चला जाएगा x की पावर c अपॉन x की पावर c, x की पावर b, x की पावर a। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। x की पावर a को ऊपर ले जाइए तो कितना आ जाएगा? x की पावर a, x की पावर b और x की पावर b। अब देख सकते हैं बिल्कुल तीनों में एलसीएम सेम है। जो एलसीएम सेम है वही चीज ऊपर लिखने की मिलेगी आपको जब ऐड करेंगे। तो जब तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? x की पावर a, x की पावर b, x की पावर c इज डिवाइडेड बाई x की पावर a, x की पावर b, x। पूरे को फाइनली कैंसिल आउट करें कितना मिला? 1। और 1 का डिफरेंशियल कितना होता है? 0। तो मैंने यही तो कहा था आपको कि इतना तो करने की जरूरत ही नहीं थी इस कंसेप्ट को सॉल्व। बस मैंने क्या था आपको, जब भी साइक्लिक वाली कंडीशन बन जाए तो साइक्लिक वाली कंडीशन में हमेशा कंडीशन 1 आती है, क्योंकि सॉल्व हो जाती है, कट पिट के क्या मिलती है? वैल्यू 1 मिलती है। और 1 का डिफरेंशियल कितना होता है? 1 का डिफरेंशियल 0। तो यही आपके पास यहाँ लिखा हुआ था। क्या लिखा था कि इस ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको कंसेप्ट दिख रहा होगा यहाँ पे जो मैंने आपको बताया अभी तक, ये जो चीज थी, ठीक है, ये मिल गया होगा आपको। देखिए ध्यान से यदि आपको दिख रहा है तो, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप जो 15 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए उसमें आपके जितने भी डाउट्स हो रहे होंगे वो हमने क्लियर कराने की पूरी कोशिश की है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नई वीडियो के साथ नई एनर्जी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप वेट कीजिए,
CUT 4 बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच।